Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 36, Some Additional Structure of English Sentences, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 36 और आज हम बात करेंगे एडिशनल स्ट्रक्चर पार्ट 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। और इस होमवर्क में हमने सिर्फ आपको उर्दू वाले जुमले दिए थे जो तकरीबन कुल 15 थे, और हमने इंग्लिश वाले जुमले इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम आगे इंशाल्लाह सिर्फ इंग्लिश की ही प्रैक्टिस करेंगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे सारी चीज़ें तब। ओके, तो इसलिए मैंने आपको अंग्रेज़ी के अल्फाज नहीं दिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा पहला जुमला है, क्या तुम सच में कार चलाना नहीं जानते हो? क्या तुम सच में कार चलाना नहीं जानते हो? तो हम कैसे कहेंगे? डू यू रियली नॉट नो हाउ टू ड्राइव द कार? ओके, हमारा अगला जुमला है, क्या तुम्हें पता है कि उस वक्त क्या कर रहा होगा? तुम कहेंगे डू यू नो व्हाट ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम? तो डू यू नो व्हाट विल बी ही डूइंग एट दिस टाइम क्या मतलब होगा? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? आप कैसे कहेंगे? व्हाट ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम। और यहाँ पर आपने व्हाट लगाया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आपने एज ए स्टेटमेंट इसको यहाँ पर लिखा है और ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन का यानी अलामत इस्तिफहाम या सवालिया निशान जो आपने लगाया है, इसकी वजह डू यू है, ना कि यहाँ पर व्हाट है। ओके, अगर यहाँ पर कोई ऐसा जुमला आ जाए जो मुस्बत हो तो आप यहाँ पर मुस्बत का मतलब जिसमें सवाल ना हो तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, जैसे कि आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट ही विल बी डूइंग, कि वो क्या कर रहा होगा दिस टाइम, इस वक्त। ओके, तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस चीज़ या इस तरह के जुमले को इस्तेमाल करने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। ओके, हमारा अगला जुमला है, तुम्हें क्या लगता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? तो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम। व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम, तुम्हें क्या लगता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? तो यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन वाला जुमला या क्वेश्चन वाला लफ्ज़ यानी कि क्वेश्चन वाला लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, इसका एतबार करते हुए किया है, ना कि इसका। ओके, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, वो ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम। तो यहाँ पर जो क्या का इस्तेमाल हुआ है इसके लिए डू यू थिंक में आ जाएगा, लेकिन आपने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है इसका एतबार करते हुए किया है। यहाँ पर अगर कोई और आ जाए, कोई और कलाम आ जाए, कोई और लफ्ज़ आ जाए, कोई और सवालिया लफ्ज़ आ जाए, तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर देंगे। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस वक्त क्या कर रहा होगा? आप कह सकेंगे व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग एट दिस टाइम। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग। ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग। ओके,
हमारा अगला जुमला है मेरे शौहर व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई हस्बैंड डज नॉट नो हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चलाना ये एक आइडिया, एक ख्याल है किस तरह से काम किया जाए कि माई हस्बैंड डज नॉट नो हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप, कि मेरे हस्बैंड जो है वो व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने का मतलब यूज़ होगा। यहाँ पर आप ऑन ऑफ नहीं करेंगे कि फ़ैन ऑन करना फ़ैन ऑफ करना, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर चलाने का मतलब इस्तेमाल करना। ओके, तो मेरे शौहर व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते हैं मीन्स माई हस्बैंड डज नॉट नो हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप, क्योंकि उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप कैसे कहेंगे? बिकॉज ही नेवर यूज्ड इट, बिकॉज ही नेवर यूज्ड इट, क्योंकि उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हमने इट इस्तेमाल कर लिया, जबकि उर्दू में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर लिखा हुआ, जबकि इसे होना चाहिए था। लेकिन ये अपनी उर्दू की ताबीर है और ये अपनी अंग्रेज़ी की ताबीर। आपको अक्सर मिलेगा ऐसा कि जो है अंग्रेज़ी वाले ख़ास तौर पर प्रोनाउन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इंग्लिश में अगर आप कहें बिकॉज ही नेवर यूज्ड, तो थोड़ा सा जुमला मतलब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जुमले में कोई कमी है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश वाले इट लगा देते हैं। ओके, तो क्योंकि उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया यानी इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, यही माना है। तो कैसे कहेंगे? बिकॉज ही नेवर यूज्ड इट। ओके, हमारा अगला जुमला है तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो इस वक्त सीरियल देख रही होगी। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो इस वक्त सीरियल देख रही होगी। आप कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे वाई डू यू नॉट थिंक शी विल बी वॉचिंग सीरियल। तुम्हें क्यों नहीं लगता, वाई डू यू नॉट थिंक कि वो इस वक्त सीरियल देख रही होगी। शी विल बी वॉचिंग सीरियल एट दिस टाइम। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो इस वक्त सीरियल देख रही होगी। वाई डू यू नॉट थिंक शी विल बी वॉचिंग सीरियल एट दिस टाइम। यहाँ पर छूट गया, आप ऐड कर लीजिए एट दिस टाइम। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें उर्दू लिखना क्यों नहीं आता। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें उर्दू लिखना क्यों नहीं आता। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अंग्रेजी वाले खास तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोनाउन वगैरह का बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर मी आ गया है। लेकिन अगर आप नहीं लाना चाहते हो तो आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। आप कहेंगे कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है इसलिए बेहतर है कि हम भी इस्तेमाल कर लें या अस इस्तेमाल कर लें या देम, कुछ ना कुछ लेकिन लाएं। तो चूंकि सामने वाला बात कर रहा है गोया कि वहाँ पर एक ही आदमी होगा, इसलिए उसने इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया कैन यू टेल मी, कि क्या तुम बता सकते हो, यानी क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें उर्दू लिखना क्यों नहीं आता। वाई यू डू नॉट नो हाउ टू राइट उर्दू। उर्दू लिखने आना, नो हाउ टू राइट उर्दू। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखना आता, अगर आप इसका तर्जुमा करें तो कम काम आना होगा, लेकिन लिखने आने का क्या मतलब है, नो हाउ टू राइट। तो लिखना आना का क्या तर्जुमा करेंगे, नो हाउ टू राइट, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाई यू डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू, कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें उर्दू लिखना क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद स्टेटमेंट, और यहाँ पर भी अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, जैसे कि ठीक है सेंटेंस आ गया, क्वेश्चन वर्ड, स्टेटमेंट, क्वेश्चन वर्ड टू राइट ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें उर्दू लिखना क्यों नहीं आता। हम कैसे कहेंगे, कैन यू टेल मी व्हाई यू डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू। आप इसको ये भी कह सकते हैं व्हाई यू कैन नॉट राइट उर्दू, बट ये अच्छा नहीं होगा कैन के साथ, क्योंकि उसमें आपने पढ़ रखा है मुझे लिखना आता है, आई कैन राइट उर्दू। ठीक है, कैन का इस्तेमाल करते हुए भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के जुमले में उर्दू लिखना आना तो आप बेहतर है कि आप यहाँ पर इसी तरह बनाएं। और जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो बेहतर है कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है उसी को फॉलो करें। तो हम कहेंगे कैन यू टेल मी व्हाई यू डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा क्योंकि उसे खाना पकाना नहीं आता है। का तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे I will not get married to that girl, कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। क्यों? Because, क्योंकि उसे खाना पकाना नहीं आता है। Because she does not know how to cook food. Okay, she does not know how to cook food. यहाँ पर उसे खाना पकाना नहीं आता है। आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कैन के ज़रिए भी बना सकते हैं, कैन के ज़रिए,
तो आप कहेंगे शी कैन नॉट कुक फूड, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ पर उसकी लियाकत वगैरह को नहीं बतलाना चाह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कैसे खाना पकाया जाता है उसे आइडिया नहीं है, ये आप बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आप कहेंगे हाउ टू कुक फूड, यानी खाना पकाना आना। हाउ टू कुक फूड का अगर आप तर्जुमा करें उर्दू में तो कैसे कहेंगे, खाना पकाना आना। ओके, सो आई विल नॉट गेट मैरिड टू दैट गर्ल, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों उसे खाना पकाना नहीं आता है, मीन्स बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। शी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। ओके, हमारा अगला जुमला है, तुम हमेशा मोबाइल क्यों चलाते रहते हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई आर यू ऑलवेज यूजिंग मोबाइल। आप सीखे, चूंकि हमने घर से आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद इजारम के साथ, वो मुतलक तौर पर है। अब अगर वो सवालिया जुमला हो जाए तो जाहिर सी बात आपको फॉलो करना होगा, वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा अपने हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पर वही वाला जुमला है कि तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला कह रहे हैं, इसलिए हम उसी तरीके से इसका तर्जुमा करेंगे और कहेंगे वाई आर यू ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, कि तुम हमेशा मोबाइल क्यों चलाते रहते हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। कैसे कहेंगे आप, डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, डू यू नॉट हैव एनी अदर वर्क, डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, आप इसी तरह कहेंगे। यानी यहाँ पर क्या आप यहाँ पर लाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, यही माना है। लेकिन चूंकि आप ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप क्या को लाए हैं, सो डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो एट ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं, एट ऑल। डू नॉट हैव एनी अदर वर्क एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपने ताकीद पैदा कर दिया है तो आप यहाँ पे भी ताकीद पैदा कर सकते हैं एट ऑल के जरिए। ओके, सो तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, डू नॉट हैव एनी अदर वर्क एट ऑल भी आप ला सकते हैं। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, ज़ैनब क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। तो ज़ैनब कह रही है नहीं मुझे नहीं आता है क्योंकि मैंने कभी नहीं चलाया है। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि ज़ैनब क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। आप कैसे कहेंगे, डू यू नो हाउ टू यूज कंप्यूटर। ज़ैनब डू यू नो हाउ टू यूज कंप्यूटर मीन्स ज़ैनब क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है। कंप्यूटर चलाने आना, नो हाउ टू यूज, नो हाउ टू यूज कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर चलाना आना। तो यहाँ पर यूज का मतलब इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आप चलाने का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल करना, यानी आप चला लेंगे तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे, वही माना है। तो ज़ैनब कहती है नहीं मुझे नहीं आता है, मीन्स नो आई डोंट नो। यहाँ पर मैंने शॉर्टली इस्तेमाल किया, नो आई डू नॉट नो। लेकिन अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें नहीं मुझे नहीं आता, तो आप कैसे कहेंगे, नो आई डू नॉट नो हाउ टू यूज, नो आई डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। ये आपका पूरा चला जाएगा, लेकिन शॉर्टली मैंने इस्तेमाल किया नहीं मुझे नहीं आता, नो आई डू नॉट नो। क्योंकि मैंने कभी नहीं चलाया है मीन्स बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट, बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट, क्योंकि मैंने कभी नहीं चलाया है, बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट, क्योंकि मैंने कभी नहीं चलाया है। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, डॉक्टर को क्या लगा कि तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। डॉक्टर को क्या लगा कि तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। बड़ा टेढ़ा सा जुमला है, लेकिन आप इसको बनाएंगे डू यू थिंक के जरिए। तो हम कहेंगे व्हाई डिड डॉक्टर थिंक योर हेयर इज फॉलिंग। ओके, डॉक्टर को क्या लगा, यानी डिड डॉक्टर थिंक तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, व्हाई योर हेयर इज फॉलिंग। तो यहाँ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो सवाल का एतबार किया जाएगा ये मेन जुमले का एतबार किया जाएगा। ओके, तो डॉक्टर को क्या लगा कि तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, आप कैसे कहेंगे, व्हाई डिड डॉक्टर थिंक योर हेयर इज फॉलिंग। व्हाई डिड डॉक्टर थिंक योर हेयर इज फॉलिंग, क्या क्या मतलब हुआ, डॉक्टर को क्या लगा कि तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है, क्या तुम्हारे मामू को पता है कि तुम यहाँ क्या करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हरकतों को जानते होंगे। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे डज योर मैटरनल अंकल नो व्हाट यू डू हियर। क्या तुम्हारे मामू को पता है कि तुम यहाँ क्या करते हो। तो यहाँ पर एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद स्टेटमेंट। सो डज योर मैटरनल अंकल नो, क्या तुम्हारे मामू को पता है व्हाट यू डू हियर कि तुम यहाँ क्या करते हो। मुझे नहीं लगता, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हरकतों को जानते होंगे। डैट ही माइट नो योर एक्टिविटीज,
ही माइट नो योर एक्टिविटीज़, यहाँ पर इम्कान के माने में हमने इस्तेमाल किया, ही माइट नो योर एक्टिविटीज़, कि वो तुम्हारी हरकतों को जानते होंगे। ओके, हमारा अगला जुमला है, सर क्या मैं जवाबात उर्दू में लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे अरबी लिखना नहीं आता है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सर कैन आई राइट द आंसर्स इन उर्दू, सर क्या मैं जवाबात उर्दू में लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे अरबी लिखना नहीं आता है, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू राइट अरबिक, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू राइट अरबिक। ओके, हमारा अगला जुमला है, मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि वो लोग बिला वजह क्यों दूसरों की गीबत करते रहते हैं। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे आई कुड नॉट नो इवन टुडे, कि मुझे आज तक नहीं पता चल सका, यानी आज तक का मतलब टिल, अगर आपने टिल टुडे कर दिया तो भी ठीक है, बट आई कुड नॉट नो इवन टुडे, कि मुझे आज तक नहीं पता चल सका, वाई दे आर ऑलवेज बेकिंग बाइट अदर्स विदाउट एनी रीजंस, कि वो लोग बिला वजह क्यों दूसरों की गीबत करते रहते हैं। वाई दे आर ऑलवेज बैक बाइटिंग, कि वो दूसरों की गीबत क्यों करते रहते हैं बिला वजह, विदाउट एनी रीजन। ओके, तो मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि वो लोग बिला वजह क्यों दूसरों की गीबत करते रहते हैं। इसको आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या तर्जुमा करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई कुड नॉट नो इवन टुडे व्हाई दे आर ऑलवेज बैक बाइटिंग अदर्स विदाउट एनी रीजंस, और विदाउट एनी रीजन भी चलता है। ओके, हमारा अगला जुमला है, बुशरा बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा पर्दा करती है और अपने वालिदैन की खिदमत भी करती है, लेकिन वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती है। तो इस जुमले को बनाने के लिए आपको अलग अलग हिस्से लेने होंगे। पहले कि बुशरा बहुत अच्छी लड़की है, अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? बुशरा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वो हमेशा पर्दा करती है। शी इज़ ऑलवेज वेयरिंग अ वेल, वो हमेशा पर्दा करती है। लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट में बनाएं, शी ऑलवेज वेयर्स वेल, तो भी ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इज ऑलवेज और एनजी के साथ, वो हमेशा पर्दा करती है, यानी पर्दा करती रहती है, अगर तर्जुमा हो जा रहा है शी इज ऑलवेज वेयरिंग अ वेल, आप कह सकते हैं शी ऑलवेज वेयर्स अ वेल, और अपने वालिदैन की खिदमत भी करती है। एंड ओबेज हर पेरेंट्स एज वेल, यहाँ पर छूट गया, आप ऐड कर लीजिए एज वेल या ऑल्सो। एंड शी ऑल्सो या एंड शी ऑल्सो ओबेज हर पेरेंट्स, ओबे का मतलब इताअत करना, फरमाबरदारी करना, यानी खिदमत करने का मतलब यहाँ पर सर्विस, गिव सर्विस होता है, बट यहाँ पर ओबे का मतलब वही होता है खिदमत गुजारी करना, खिदमत करना। ओके, तो एंड ओबेज एज वेल या ऑल्सो ओबेज हर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की खिदमत भी करती है, लेकिन मीन्स बट वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती है। आप कैसे कहेंगे? पर शी ऑलवेज बिकम्स एंग्री अ लॉट ओवर पेटी मैटर्स, छोटी छोटी बात का मतलब पेटी मैटर्स। ओके, तो बिकम एंग्री का क्या तर्जुमा करेंगे? बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती है। शी ऑलवेज बिकम्स एंग्री अ लॉट ओवर पेटी मैटर, यहाँ पर आप इसको इसके जरिए भी बना सकते हैं और आप कहेंगे शी इज़ ऑलवेज बिकमिंग एंग्री, शी इज़ ऑलवेज बिकमिंग एंग्री अ लॉट और पेटी मैटर्स। लेकिन चूंकि बिकम एंग्री आम तौर पर आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। आप कह सकते हैं शी इज़ ऑलवेज एंग्री, आप कर सकते हैं शी इज़ ऑलवेज एंग्री अ लॉट ओवर पेटी मैटर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप आईएनजी के साथ बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं शी इज़ ऑलवेज बिकमिंग एंग्री अ लॉट ओवर पेटी मैटर्स। ओके, तो बुशरा बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा पर्दा करती है। बुशरा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ ऑलवेज वेयरिंग अ वेल, और अपने वालिदैन की खिदमत भी करती है। एंड ऑल्सो ओबेज हर पेरेंट्स, और ऑल्सो ओबेज हर पेरेंट्स, और एंड ओबेज हर पेरेंट्स एज वेल, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती है। बट शी ऑलवेज बिकम्स एंग्री अ लॉट ओवर पेटी मैटर्स। ओके, तो यहीं पर हमारा होमवर्क ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 एडिशनल स्ट्रक्चर में। और सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी ज़रूरत के एतबार से। उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब, और वर्ब को भी हम ज़रूरत के एतबार से लाएंगे। उसके बाद दीगर वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे। ओके,
तो ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब दो काम हो। चूंकि यहाँ पर लफ्ज़ वर्ब आ गया है तो गोया कि दो काम होंगे। ओके, तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जो दो काम हो, एक साथ हो दोनों काम। जैसे कि आप कहते हैं उसने घर जाकर मुझे फोन किया, आप कहते हैं वो यहाँ आकर बैठता है, आप कहते हैं आप अपने वालिद से जाकर क्यों नहीं मिल लेते। तो ये जो जुमले हैं इसमें आप देख सकते हैं दो काम हो रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे साथी से कहें जिसने नहीं पढ़ा स्ट्रक्चर को, यहाँ तक कि अगर आपने भी कभी नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आप ना बना पाएं। ये नहीं कहूँगा कि नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है कि आप ना बना पाएं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा सबक पूरा करने के बाद इंशाअल्लाह आप बना लेंगे। ठीक है, तो उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया, वो यहाँ आकर बैठता है, आप अपने वालिद से जाकर क्यों नहीं मिल लेते। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आप क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू नीड, यानी ज़माने के अतबार से, कभी पास्ट में होगा, कभी प्रेजेंट में होगा, कभी फ्यूचर में होगा, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू नीड कर दिया है। उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू नीड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस तरह के जुमलों को आप इसी स्ट्रक्चर के ज़रिए बनाएंगे। अब इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल है वो मुझे घर पहुंचकर फ़ोन करेगा, वो मुझे घर पहुंचकर फ़ोन करेगा। आप ये भी कह सकते हो वो घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करेगा, यानी जो भी आप लाए दोनों सही है। वो घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करेगा या वो मुझे घर पहुंचकर फ़ोन करेगा। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आप वही फार्मूला लागू करेंगे, जैसे कि आप कहेंगे ही विल रीच द होम एंड कॉल मी, ही विल रीच द होम एंड कॉल मी। अगला जुमला है वो रोजाना यहाँ आकर बैठता है, आप कैसे कहेंगे? यहाँ आकर बैठता है, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he daily comes and sits here, he daily comes and sits here। अगला जुमला है उसने घर जाकर मुझसे बात की, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he reached the home and called me। ठीक, आप कहेंगे तुम सब किताबें खोलकर क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते, आप कैसे कहेंगे? Why do you not open the book and start reading। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, चूंकि मैंने बताया था इसको ज़माने के तबार से लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब और कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें ही विल रीच द होम एंड कॉल मी, तो लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा कि वो घर पहुँचेगा और मुझे फ़ोन करेगा। लेकिन क्या माना हुआ? वही माना हुआ ना, वो घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करेगा। ये अलग बात है कि इस जुमले को आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। वो रोज़ यहाँ कर बैठता है, ही डेली कम्स एंड सिट्स हियर। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें ही डेली कम्स, वो रोज़ाना आता है और यहाँ बैठता है, तो क्या मतलब? वो आकर बैठता है। ही रीच द होम, वो घर पहुंचा, एंड कॉल्ड मी, और उसने मुझसे बात की, फ़ोन किया, लेकिन उसने घर जाकर मुझसे बात की। उर्दू में ही बोलते हैं वाई डू यू नॉट ओपन द बुक, कि तुम लोग अपनी किताब क्यों नहीं खोलते हो, एंड स्टार्ट रीडिंग, और क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते हो। तो वही माना हुआ तुम सब किताबें खोलकर क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते। ओके, तो इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद एंड, फिर वर्ब, क्योंकि दो काम हो रहे हैं इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तमाम जुमलों में जैसे कि ही विल रीच द होम एंड कॉल मी, इसी तरह से ही डेली कम्स एंड सिट्स हियर, इसी तरह से ही रीच द होम एंड कॉल्ड मी, इसी तरह से व्हाई डू नॉट ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। चूंकि ये क्वेश्चन वाला था, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हम बात करते हैं मुतलक तौर पर होता है, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के एतबार से। चूंकि ये मुतलक तौर पर अफर्मेटिव का जुमला है, ये नेगेटिव का है, लेकिन बात हमें जो देनी वो यही है, ठीक है। नेगेटिव के एतबार से इसको, यानी इंट्रोगेटिव है ये, इसको इंट्रोगेटिव के एतबार से ही बनाएंगे। तो सब्जेक्ट मान के चले, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, ठीक। वर्ब, वर्ब का मतलब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गट से सिर्फ वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस होगा। यहाँ पर वर्ब लिखने की वजह ये है कि दो काम हो रहे हैं, ठीक है। वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। चूंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है, विल रीच द होम, डेली, लाइक दैट, तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, दीगर वर्ड्स वगैरह जो भी आप लाएं, बस समझना है असल है। ओके, सो
ही रीच द होम, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब या कंप्लीमेंट आप कह सकते हैं, उसके बाद एंड हमने जोड़ दिया, उसके बाद फिर हमने वर्ब का इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू नीड, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, यहाँ पर एस के साथ आया, यहाँ पर भी एस के साथ आया, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड का मतलब इसलिए कहा कि ये दोनों मैच करेंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि पास्ट में तो फ्यूचर में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही होगा, और उसके बाद कंप्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट और दीगर वर्ड्स आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, और इस स्ट्रक्चर को या इस खाके को आप कब फॉलो करेंगे, जब दो काम आप एक साथ कर रहे हो। एक साथ का मतलब ये कि एक काम आप करें फिर दूसरा काम भी वही हो, ओके, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि जिस लफ्ज में या जिस जुमले में लफ्ज जिस फेल के साथ कर आया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे कि जाकर, पाकर, पहुंचकर, इसको हम हमेशा एंड से पहले लिखेंगे, ठीक है। जाकर, पाकर, पहुंचकर, जिसमें भी कर आया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आप गौर करें पिछली मिसालों में तो आपको समझ में आएगा। जैसे उसने घर जाकर मुझसे बात की, आपने कैसे बनाया, आपने बनाया ही रीच द होम एंड कॉल्ड मी, तो घर जाकर इसको आपने पहले लाया, ही रीच द होम, मुझसे बात की, एंड यहाँ पर और मुझसे बात की कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है, क्योंकि वो ऑलरेडी, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल्ड मी कर दिया, ठीक है। तो जिसमें कर लगा हुआ था उसको हमने एंड से पहले इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने दीगर वर्ब का और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, ओके गाइस। दूसरी मिसाल है, तुम सब किताबें खोलकर क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते, तो यहाँ पर आप किसको पहले लाएंगे, खोलने को पहले लाएंगे, ओके, खोलने को पहले लाएंगे और उसके बाद पढ़ना शुरू करने को लाएंगे। और यहाँ पर आपको जो वर्ब लाना है अकॉर्डिंग टू नीड लाना है, क्योंकि देखिए शुरू करते ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो गोया कि जो भी लाएंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस का एतबार करते हुए लाएंगे। यहाँ पर उसने बात की, पास्ट की बात चल रही थी, इसलिए यहाँ पर आपने पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो किया, पास्ट को इस्तेमाल किया, राइट। और यहाँ पर चूंकि इंपरेटिव की बात चल रही तो आप इंपरेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई डू यू नॉट ओपन द बुक, कि तुम किताबें खोलकर एंड स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देते, ओके। तो यहाँ पर तुम सब किताबें खोलकर यानी तुम सब किताबें क्यों नहीं खोलते और पढ़ना क्यों नहीं शुरू करते, ये प्रेजेंट में मैंने इंपरेटिव कर दिया जो कि गलत था, प्रेजेंट है ये, ओके। तुम सब किताबें खोलकर यानी क्यों नहीं खोलते, वाई डू नॉट ओपन द बुक, और क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते हो, यहाँ पर हो पोशीदा है, एंड स्टार्ट रीडिंग, ओके, एंड इट मीन्स एंड वाई डू नॉट स्टार्ट रीडिंग, ये मतलब है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कि जिसमें भी कर आया हुआ था खोलकर उसको हमने एंड से पहले लिखा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ओके गाइस। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ आज का। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर है सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग। सेंटेंस का मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, है ना, बोलते हैं ना उर्दू में, तुम आज घर गए थे, है ना, तुमने आज खाना नहीं खाया था, है ना, तो जो है ना, इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं इंग्लिश में। और इसका इस्तेमाल है ना का कब करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तहकीक करने के लिए या सामने वाले की रजामंदी के लिए, जैसे कि तुम घर जाओगे ना, है ना, तुम कल घर जाओगे, है ना, तो गोया कि आप वहां पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, तो जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो जिस तरह से हम उर्दू में है ना को लास्ट में लाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी हम लास्ट में लाएंगे, जैसे कि सेंटेंस पूरा कह देंगे जुमला, उसके बाद क्वेश्चन टैग, जैसे कि तुम फिल्म देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले पूरे जुमले को कहेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग को कहेंगे, और यही क्वेश्चन टैग है, ओके। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें रजामंदी जाहिर करनी हो, रजामंदी पूछनी हो या क्या तहकीक करनी हो, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके गाइस। जैसे आप बाजार जा रहे हैं, है ना, या ना, आप बाजार जा रहे हैं ना, या है ना, ओके। आप कहते हैं जैद ने खाना खा लिया, है ना, तो यहाँ पर ये है ना या है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बोलेंगे, ओके। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करने में चंद बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये है कि क्वेश्चन टैग को हम हमेशा सवाल या जुमला ही सवाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे,
यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हमेशा सवाल ही का पैटर्न होगा, और उसकी इब्तदा में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सवाल हो गया तो सवाल का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ सवालिया लफ्ज आएगा, नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे जो जुमला आपका पहले से था वो किस सेंटेंस में है, यानी किस टेंस में है, ठीक है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपने जुमले में इस्तेमाल किया है उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए आप इसको बनाएंगे, यानी क्वेश्चन टैग को। गोया कि सवालिया में होगा हमेशा, और सवालिया का मतलब है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज है कि इसकी सिर्फ दो ही शक्लें बनेंगी, या तो वो मुस्बत होगा या मनफी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवालिया आएगा, उर्दू में तो है ना ही आता है, एक ही पैटर्न है, बट इंग्लिश में दो है, या तो सवालिया होगा या मनफी होगा। अब ये समझना कि सवालिया कब होगा, मनफी कब होगा, तो इसके लिए तीसरी चीज का आपको जो तरीका है या तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि अगर आपका जुमला मुस्बत है तो क्वेश्चन टैग मनफी होगा। क्या? अगर आपका जुमला मुस्बत है तो क्वेश्चन टैग मनफी होगा, और अगर आपका जुमला मनफी है तो क्वेश्चन टैग मुस्बत होगा, यानी उल्टा होगा, जुमले का उल्टा होगा। अगर आपका जुमला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में होगा, अगर आपका जुमला नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक। अब मिसालों के साथ उसको समझते हैं। जैसे मिसाल है, आप बाजार जा रहे हैं, है ना या ना, तो यहाँ पर आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू आर गोइंग टू द मार्केट, आरंट यू। तो पहली चीज की सवाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हमने सवाल के तौर पर इस्तेमाल किया, राइट, आरंट यू। और मैंने बताया कि यहाँ पर सवाल का मतलब ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, आरंट यू। पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसकी दो सूरतें होंगी, पहली मुस्बत या मनफी। तो यहाँ पर या तो मुस्बत या तो मनफी, यहाँ पर देख सकते हैं मनफी आया हुआ, राइट। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि क्वेश्चन टैग से पहले वाला जुमला अगर मुस्बत में है तो क्वेश्चन टैग को हम मनफी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग ये है और इससे पहले जो जुमला आपका किस में है? मुस्बत में है, इसको हमने किस में इस्तेमाल किया? मनफी में इस्तेमाल किया। तो गोया कि तीनों चीजें पाई गई। ओके, आगे की मिसाल लेंगे। जैसे कि अगली मिसाल है, जैद ने खाना नहीं खाया है ना, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे जैद हैज नॉट ईटन फूड, जैद ने खाना नहीं खाया है ना, मीन्स हैज ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है हमने टैग का इस्तेमाल सवालिया के तौर पर किया, पहली शर्त पाई, पहली पी से स्टार्ट हुआ हैज से, ठीक। इसको दो सूरतें होंगी, मुस्बत या मनफी, ये आपका मुस्बत में है। तीसरी सूरत क्या बताई मैंने? अगर आपका जुमला पहले वाला नेगेटिव में तो पॉजिटिव में होगा। तो चूंकि जुमला नेगेटिव में है, जैद हैज नॉट ईटन फूड, तो इसलिए हमने इसको किस में इस्तेमाल किया? पॉजिटिव में इस्तेमाल किया। तो गोया कि वो ये तीन चीजें हम हमेशा फॉलो करेंगे क्वेश्चन टैग में। तो इंशाल्लाह अब आप कहीं अंग्रेजी जुबान पढ़ेंगे और आपको इस तरह का जुमला आ जाए जिसमें टैग लगा हो, तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, हो सकता है अगर आप कहीं पढ़ रहे हो और यू आर गोइंग टू द मार्केट, आरंट यू, इससे पहले मेरे सबक पढ़ने से पहले, तो हो सकता है आप समझ ना पाए कि आरंट यू का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज से आप समझ लेंगे। अगर कहीं पर आरंट यू आया है या ही इजी आया हुआ है, ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह उसको समझ लेंगे। ओके गाइस, इसकी मिसालें देखते हैं। आयशा खाना पका चुकी थी, है ना, तो आप कहेंगे आयशा हैज कुक द फूड, हैज नॉट शी, ठीक। हमने सारे रूल को फॉलो किया। अगला जुमला, आप बाजार नहीं गए थे ना, कहेंगे यू हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, हैड यू। कहेंगे अगली मिसाल, उसके वालिद साहब बीमार नहीं थे ना, तो हम कहेंगे हिज फादर वाज नॉट इल, वाज ही। अगली मिसाल है, कल इस वक्त तक वो अपने घर नहीं पहुंच चुका होगा, है ना, तो कहेंगे ही विल नॉट हैव रीच्ड टू हिज हाउस बाय नाउ, टुमारो। टुमारो यहाँ पर छूट गया, आप ऐड कर लीजिएगा। विल ही हैव, विल ही हैव, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने वो सारे रूल को फॉलो किया। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल करेंगे जो जुमले में इस्तेमाल हुआ, हैज, और यहाँ पर आपने हैड इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पर भी हैड हो गया। यहाँ पर आपने वाज इस्तेमाल किया, यहाँ पर वाज हो गया। यहाँ पर विल हैव इस्तेमाल किया था आपने, यहाँ पर भी आपने विल हैव ही इस्तेमाल किया। ये आपका पॉजिटिव में था इसलिए नेगेटिव में आया, ये आपका नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव में आया, ये आपका नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव में आया, ये आपका नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव में आया। तो गोया कि हमने वो सारे रूल्स फॉलो किए जो हमने आपको बताया है। ओके,
आगे चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा अगला स्ट्रक्चर है सबसे पहले इट, उसके बाद टेक या टुक या टेकन, यानी जरूरत के एतबार से इट, टेक, टेक, टुकन, जो भी आप लाएं जरूरत के एतबार से बदलता रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जैसे मी, हिम, हर, हस, मी वगैरह। ओके, उसके बाद आप वक्त लिखेंगे। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसका इस्तेमाल यानी इट, टेक, और उसके बाद मी या ही, उसके बाद टाइम, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यानी जो स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आप ये कहना हो कि इसमें 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे वगैरह। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि मुझे असाइनमेंट लिखने में 4 घंटे लगेंगे, मुझे असाइनमेंट लिखने में 4 घंटे लगेंगे, या मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले इट कहेंगे, उसके बाद टेक, टू, टेकन जो भी आए, उसके बाद अपने आप को बताएंगे, या जो ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी सामने वाला का लिहाज करते हुए इसे, उन्हें, जो भी। उसके बाद टाइम को लिखेंगे, उसके बाद टू वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे स्कूल जाने में आपको कितने घंटे लगते हैं, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 4 महीने लगे हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 4 महीने लगे। इसमें भी किसे लगे ये नहीं लिखा हुआ, गोया कि यहाँ पर आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, और है तो लिखेंगे। ठीक, तो आप ये बताना चाहते हैं कि किसी काम को करने में कितना वक्त लग रहा है, मतलब वक्त को, टाइम को बताना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ओके, मिसालें देखें, जैसे कि आप कहेंगे पंखा ठीक करने में मुझे करीब करीब 2 घंटे लगे। अब कैसे कहेंगे, इट टुक मी नियरली 2 आवर्स टू रिपेयर द फैन। तो यहाँ पर चूंकि मी आया हुआ मुझे लगे, इसलिए आपने मी लिखा। अगर आ जाए पंखा ठीक करने में करीब करीब 2 घंटे लगे, तो आप मी नहीं लिखेंगे, डिलीट कर देंगे और कहेंगे इट टुक नियरली 2 आवर्स टू रिपेयर द फैन। ओके, अगली मिसाल है, इस खत को मेल करने में कितना वक्त लगेगा। तो हम कहेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेल दिस लेटर। ओके, इस मेल को भेजने में या इस खत को मेल करने में कितना टाइम लगेगा। अगली मिसाल है, दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे इट टेक्स 10 आवर्स टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली। हमारा अगला जुमला है, हमारी अगली मिसाल है, कंप्यूटर ठीक करने में उसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। अब इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, कंप्यूटर ठीक करने में उसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इट डिड नॉट टेक हिम मोर देन 15 मिनट्स टू रिपेयर दिस कंप्यूटर। इट डिड नॉट टेक हिम, कि उसे नहीं लगे क्या, मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा, किस लिए, कंप्यूटर ठीक करने में, टू रिपेयर द कंप्यूटर। ओके, तो अगर आप इसको पैटर्न के नाम में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर पैटर्न है आपका इट, उसके बाद टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, टाइम, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मिसाल है पहली आपकी, इट टुक मी नियरली 2 आवर्स टू रिपेयर द फैन। दूसरी मिसाल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेल दिस लेटर। इट टेक्स 10 आवर्स टू रीच मुंबई। इट डिड नॉट टेक हिम मोर देन 15 मिनट टू रिपेयर दिस कंप्यूटर। ये चारों मिसालें हैं। आप देखेंगे कि हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। चूंकि ये स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन वाला है और ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव वाला, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन हमने वो स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ये मुतलक तौर पर स्ट्रक्चर है। ओके, जो कुछ मैंने आपको नेगेटिव के बारे में पढ़ाया वो आप फॉलो करेंगे हमेशा, मैंने पहले ही बता दिया था। और जो इंट्रोगेटिव के बारे में बताया है वो आप हमेशा फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने शुरू में जोर देकर बताया था कि यही स्ट्रक्चर है, पूरी अंग्रेजी आप पढ़ जाइए, आपको वही स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ये बुनियादी तौर पर है, मुतलक तौर पर है, इसलिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इट टुक ऑब्जेक्ट, टाइम यहाँ पर लिख दिया, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द ऑब्जेक्ट, हाउ मच इट, यहाँ पर चूंकि हाउ मच क्वेश्चन वाला था इससे टुक, इट आपका यहाँ मान के चले, टेक आप वहाँ मान के चले, टू यहाँ पर आपने वर्ब और ऑब्जेक्ट। इट को आपने यहाँ पर लिखा, टेक्स यहाँ पर आपने लिखा, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ इतना कहा गया कि लगते हैं, किसे लगते हैं नहीं कहा, मुझे लगते हैं, उसे लगते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर नहीं लिखा। उसके बाद टाइम लिखा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आपने लिखा। उसके बाद इट डिड नॉट, यहाँ पर जरूरत के तबार से आपने किया, टेक अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने कह दिया, हिम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखा आपने, टाइम को आपने लिखा मोर देन 15 मिनट्स, उसके बाद टू को लिखा आपने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये जो 4 जुमले कहे हैं, इनको कहने के लिए हमने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, गोया कि टाइम को बताने के लिए आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ओके,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम इट को डिलीट कर देते हैं, तो इस सूरत में हम फाइल को जिक्र कर देंगे। जैसे कि हम कहें दिल्ली पहुंचने में इस बस को मजीद 20 मिनट लगेंगे। दिल्ली पहुंचने में इस बस को मजीद 20 मिनट लगेंगे, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस बस विल टेक 20 मिनट्स मोर टू रीच दिल्ली। दिस बस विल टेक 20 मिनट्स मोर टू रीच दिल्ली। मुझ तक खत पहुंचने में 2 दिन लग गए, कहेंगे द लेटर टुक 2 days टू रीच मी। यहाँ पर आप ये भी कह सकते थे इट टुक द लेटर 2 days टू रीच हिम, या आप ये कह सकते हैं इट टुक मी 2 days टू रीच द लेटर। तो यहाँ पर आपने इट को हज़फ कर दिया, तो गोया कि आपने सब्जेक्ट को ही उसकी जगह पे लिख दिया। चावल तैयार होने में उमूमन 20 मिनट लगते हैं। चावल तैयार होने में उमूमन 20 मिनट लगते हैं। आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यूजुअली राइस टेक 20 मिनट्स टू बी रेडी। यूजुअली राइस टेक्स 20 मिनट्स टू बी रेडी। ओके, आगे हम बात करेंगे नए स्ट्रक्चर की, और हमारा स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम करेंगे इट, उसके बाद कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद पैसे को लिखेंगे, उसके बाद टू वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गोया कि हमने इससे पहले जो पढ़ा वो टाइम के बारे में था, और ये पैसे के बारे में है। दोनों सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि वो टाइम के बारे में था और ये पैसे के बारे में है। ओके, तो इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? इसका इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब आप कहना चाहते हैं जैसे कि खर्च आया या खर्च आएगा, या खर्च आता है या खर्च लगता है, या खर्च लगा या खर्च लगेगा। यानी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा या इतना पैसा लगा। अगर आप ये मायना अदा करना चाहते हैं तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मिसाल आप देखें, कंप्यूटर ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चर है ये मुतलक तौर पर है। अब ये सवाल का हो गया तो जाहिर सी बात है हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, सवालिया स्ट्रक्चर में लाएंगे, लेकिन यही घुमा फिर के स्ट्रक्चर होगा। तो हम कहेंगे हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रिपेयर द कंप्यूटर। ठीक, घर पेंट करवाने में 1000 लग गए, तो हम कहेंगे इट कॉस्ट 1000 रुपीज टू पेंट द हाउस। हम कहेंगे आमतौर पर मुंबई से दिल्ली जाने में 1000 का खर्चा आता है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यूजुअली इट कॉस्ट 1000 रुपीज टू गो टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। बाल कटवाने में 50 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं आता है, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट डज नॉट कॉस्ट मोर देन 50 रुपीज टू मेक द हेयर कट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है। यहाँ पर कंप्यूटर ठीक कराना, टू मेक द कंप्यूटर रिपेयर्ड भी आप ला सकते हैं। ओके, टू मेक द कंप्यूटर, या टू हैव द कंप्यूटर रिपेयर्ड, या टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, यहाँ ये भी आप ला सकते हैं। इसी तरह से रुपीज पेंट, टू गेट पेंटेड द हाउस भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा तो बेहतर है कि हम इसी तौर से बनाएं। ठीक है, टू पेंट द हाउस यानी घर पेंट करने में 10,000 लगते हैं, यानी वही करवाने में एक ही माना है। ओके, और बाल कटवाने में टू कट द हेयर भी आप कर सकते हैं, या टू मेक द हेयर कट। ठीक है, कोई माना नहीं, आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है, और उस स्ट्रक्चर के ज़रिए से हमने अपना ये जुमला बनाया है। और इसमें भी कभी कभी हम इट को डिलीट कर देते हैं। और अगर हम इसको पैराए में देखें, खाके में दो, तो जैसे हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रिपेयर द कंप्यूटर, आप कह सकते हैं इट कॉस्ट 10,000 रुपीज टू पेंट द हाउस। आप कह सकते हैं यूजुअली इट कॉस्ट 1000 रुपीज टू गो टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। आप कहेंगे इट डज नॉट कॉस्ट मोर देन 50 रुपीज टू मेक द हेयर कट। ठीक है, तो इन सारे जुमलों में आप देखें हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ओके, तो अगर आपको कहना हो कि इसे बनाने में 1000 रुपये लगेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज से जुमले बना लेंगे। ओके, अगर हम आगे बात करें तो कभी कभी हम इट को भी डिलीट कर देते हैं, जैसा कि टाइम में हम डिलीट कर देते थे, तो वहाँ पर भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। और वो चीज़ ये होगी कि हम अगर सब्जेक्ट नहीं है, मुझे जैसे कि मुझे 10 रुपये लगेंगे, मुझे 300 रुपये लगेंगे, तो हम वर्ब को पहले लाएंगे और वर्ब को टू के साथ लाएंगे या आईएनजी के साथ लाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे हाउ मच विल रिपेयरिंग द कंप्यूटर कॉस्ट। आप कहेंगे पेंटिंग द हाउस कॉस्ट 10,000 रुपीज, कि घर को पेंट करने में या करवाने में 1000 रुपये 10,000 रुपये लगे। यहाँ पर कॉस्ट ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
कास्ट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, तीनों एक ही होते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया इसलिए हम यहाँ एस नहीं लगाए। अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे तो इस यहाँ पर एस लग जाएगा। ओके, और मिसालें हैं जैसे कि यूजुअली गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई कॉस्ट 1000 रुपीज, ठीक। और टू मेक द हेयर कट डज नॉट कॉस्ट मोर देन 5 रुपीज, मोर देन 50 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इनको इट के बगैर लिखा है और इनमें चूंकि सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने उनका एतबार करते हुए, फेल का एतबार करते हुए यहाँ पर लिखा है। जैसे कि अगर आप इसको कहें कि मुझे घर को पेंट कराने में 1000 10,000 लग गए, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे पेंटिंग द हाउस कॉस्टेड मी, यहाँ पर मी आ जाएगा। ओके, पेंटिंग द हाउस कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने ये बड़े बड़े जुमले बनाएंगे, जो कि इससे पहले हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आसान लगेंगे इंशाअल्लाह। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। और आज के सबक में हमने क्या बात की? हमने आज के सबक में कुछ स्ट्रक्चर को पढ़ा। और जैसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू नीड, उसके बाद एंड, फिर वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम दो काम एक साथ करते हो। जैसे कि उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया, वो यहाँ कर आकर बैठता है, वो अपने वालिद से जाकर क्यों नहीं मिल लेते, वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है, वो ये है कि जिसमें लफ्ज़ कर आया हुआ, जैसे कि जाकर, पाकर, पहुँच कर वगैरह, उसको आप एंड से पहले लिखेंगे। ओके, जैसे कि उसने घर जाकर मुझसे बात की, ही रीच्ड द होम एंड कॉल्ड मी। तुम सब किताबें खोलकर क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते? आप कहेंगे व्हाई डू नॉट ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। ओके, अगला हमारा स्ट्रक्चर था सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग। मैंने बताया क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, जैसे हम उर्दू में है ना या ना का माना अदा करने के लिए बोलते हैं, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमले में ताकीद पैदा करना चाहते हो, यानी तहकीक तलब करना चाहते हो या रजामंदी चाहते हो। ठीक है, जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर है ना, ये क्या होगा? आपका टैग कहलाएगा। जैद ने खाना खा लिया है ना, इसको हम टैग कहेंगे। और टैग का इस्तेमाल करने में आपको कुछ चीज़ों पर तवज्जो देनी है, वो ये है कि हम हमेशा सवाल यही इस्तेमाल करेंगे टैग में। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसकी दो शक्ल हो सकती है, या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? टैग से पहले वाला जुमला अगर नेगेटिव में होगा तो इसको पॉजिटिव में, और अगर टैग से पहले वाला जुमला पॉजिटिव में तो इसको नेगेटिव में, यानी ये सेंटेंस के उल्टा ही इस्तेमाल होगा। और इसमें आप वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो आपने जुमले में इस्तेमाल किया है। ओके गाइस, जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं ना, आप कैसे कहेंगे? यू आर गोइंग टू द मार्केट, आरंट यू। हमारा अगला स्ट्रक्चर था इट्स टेक टू टेकन अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऐसा प्रोनाउन अगर उसमें आदमी का जिक्र है या किसी चीज़ का, उसके बाद टाइम, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस फार्मूले का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि 4 महीने लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 15 मिनट लगते हैं, वगैरह वगैरह। यानी टाइम लगने का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगला स्ट्रक्चर है इट, उसके बाद कॉस्ट। अब कॉस्ट की तीनों शक्ल एक होती है, अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको लाएंगे, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। इस खाके का इस्तेमाल कब करते हैं? जब खर्चा, यानी पैसे में कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आया, इस तरह के मान अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हमने कुछ नए स्ट्रक्चर पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए बड़े बड़े जुमले बनाने काफ़ी हद तक आसान हो रहे हैं। जैसे कि बात करूँ मैं अगर कि घर जा रहे हो, है ना, अगर इसकी बात कर लें तो है ना का अगर आप ख़ास तौर पर तर्जुमा पूछें तो हो सकता है आपके बहुत सारे साथी ना बता पाए क्योंकि उन्हें कभी पढ़ा नहीं है। इसी तरह से मुझे 10 घंटे लग गए ये काम करने में, इस तरह के जुमले अगर आप किसी से पूछें तो हो सकता है वो ना बता पाए। ठीक है, लेकिन आप किसी से ना पूछें, बल्कि यानी जानने के लिए ना पूछें, मेरा मकसद ये नहीं है, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। एक बात कह रहा हूँ कि अब आप इंशाल्लाह इस तरह के जुमले बना लेंगे। अब आप हमारे साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क करेंगे ताकि आप ये जांच सकें, आप ये चेक कर सकें, आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितना समझ में आया है, या आया है या नहीं आया है। ये भी हो सकता है बिल्कुल भी नहीं आया हो, तो लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे लेसन्स बिल्कुल क्लियर होते हैं माशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी बात कह सकूँ ताकि आपके जहन में सारी बातें ऐज़बर हो जाएँ।
और आपको सिर्फ मेरी इन लेसन्स पे या मेरी इन लेक्चर्स पे या मेरी इन वीडियोस पर ही इक्तफा नहीं करना है, या सिर्फ मेरे होमवर्क पर इक्तफा नहीं करना है। मैं बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको एक कुंजी दे रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने जुमले बनाते हैं इस पैटर्न पर। आप खुद से कोशिश करें भाई। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। अगर आप दूसरी किताबों को उठा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने होमवर्क रहते हैं, मतलब भर के होमवर्क रहते हैं। लेकिन मेरा मकसद होमवर्क कराना असल नहीं है, बल्कि आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप खुद से जुमले बनाएं, ये असल होमवर्क है। वरना लिखी हुई चीज़ें तो हम कितनी मतलब पढ़ लिए हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूलाइट की, उसमें कितने सारे होमवर्क हैं। हिंदी में जो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी लिखी गई है उसमें कितने सारे होमवर्क हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, वो उन्होंने कोशिश की कि आपको समझाएं। लेकिन मैं एक नया पैटर्न ला रहा हूँ अपनी किताब में या अपने इस कोर्स में, अपने इस लेक्चर में। वो ये है कि आप मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलना सीख लें, उसके बाद खुद से ही चल लें आप। मैं आपको पूरे रास्ते में आपके साथ नहीं रह सकता, बस मैं आपको सहारा दे रहा हूँ, मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप अब उठ जाएं और खुद से ही अपने ही पैरों से आप चलें। तो मेरा मकसद ये, इसीलिए होमवर्क बहुत कम ही होते हैं। बस इतना होता है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, आप समझ सके कि आपको कितना समझ में आया है। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जुमले बनाएंगे, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपको इस चीज़ से कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को समझे होंगे और हमारे साथ होमवर्क करेंगे। ओके ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी, तीसरे पार्ट के साथ, एडिशनल स्ट्रक्चर के। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।